एचडीएफसी चूँकि इस फील्ड का पायोनियर माना जाता है, कब से एचडीएफसी आए, थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा कि हम इसके बारे में थोड़ा सा हम हमारे व्यूअर जाने। एक एरा अपन 2000 तक का माने, फिर 2001 के बाद में कई बैंक्स भी एग्रेसिवली लोन देने लगी, तो आखिर क्या चेंजेस आए और प्रॉपर्टी को काफ़ी उससे पुशअप भी हुआ, तो ऐसा क्या पॉलिसी रही, क्या चेंजेस आए ऐसे? कोई बोलता है कि प्राइवेट बैंक से ज़्यादा गवर्नमेंट बैंक में अच्छा है। बैंक के जो इंटरेस्ट के लिए भी लोगों के मन में काफ़ी सारे सवाल रहते हैं, तुरंत नौकरी पे लगते हैं और अपना मकान, अपने फ्लैट के बारे में सोचने लगते हैं। काफ़ी चेंजेस हो गए हैं, तो उन्हें क्या गाइडेंस रहे कि 30 साल का लोन वो किस ढंग से, किस प्लानिंग से करें कि वो 20 साल में कंप्लीट कर दें या 15 साल में कंप्लीट कर दें। अब सिविल के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में कि पहली बात तो क्या ये गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और हाउसिंग लोन के इस बेनिफिट से उन्होंने अच्छी असेट जो है फॉर्म करी हैं, तो किस ढंग से हम ये असेट फॉर्म कर सकते हैं। आज प्रॉपर्टी की पाठशाला में हम बात करेंगे हमारे बहुत एमिनेंट गेस्ट विनायक पारखी जी से, जो एचडीएफसी लिमिटेड, वर्तमान में एचडीएफसी बैंक में एमपीसीजी के हेड के साथ ही वाइस प्रेसिडेंट के लेवल तक थे। नमस्कार विनायक पारखी जी। नमस्ते विक्रम जी। प्रॉपर्टी की पाठशाला के माध्यम से हम इंदौर प्रॉपर्टी न्यूज़ के बैनर पे जितने हमारे प्रॉपर्टी के कस्टमर्स हैं जो प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, उनके लिए एक नॉलेजेबल सीरीज़ जो है हम प्रारंभ कर रहे हैं। तो उस सीरीज़ में आज प्रॉपर्टी से संबंधित जो बहुत सारे फिनेंस होते हैं, जो लोन्स होते हैं, उसके संबंध में हम चाहेंगे कि जो हमारे व्यूअर्स हैं जो प्रॉपर्टी को लेना चाहते हैं या जो प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड हैं, उनके लिए हम काफ़ी सारी जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। श्योर। मेरा पहला प्रश्न बहुत ही बेसिक कि आखिर हाउसिंग लोन क्या है, और एचडीएफसी चूँकि इस फील्ड का पायोनियर माना जाता है, तो थोड़ा सा कब से एचडीएफसी आए, थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा कि हम इसके बारे में थोड़ा सा हम हमारे व्यूअर जाने। मतलब आपको सुन के बहुत ताजुब होगा कि एचडीएफसी पहले 1977 में फॉर्म हुई थी, और ये एचडीएफसी जो है इंडिया की सबसे पहली कंपनी थी जो होम लोन के लिए फंडिंग कर दी थी। क्या बात। क्योंकि तब तक होम लोन के लिए कोई भी बैंक वगैरह फंडिंग नहीं देती थी, तो एचडीएफसी ने ये स्टार्ट किया था। तो पायोनियर होने के कारण एचडीएफसी ने काफ़ी डेवलपमेंट की इस प्रोसेस में वगैरह, और जो कि आप आज फिल्टर्ड आउट प्रोसेस देखते हो कि जिसमें आपको हो सकता है कि सेम डे या नेक्स्ट डे होम लोन का चेक मिल जाता हो, उसका और जब स्टार्ट किया था तब से बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं। रिवोल्यूशनरी चेंजेस आए। रिवोल्यूशनरी चेंजेस एचडीएफसी लिमिटेड जो प्रीवियसली एचडीएफसी लिमिटेड के नाम से काम कर रहे थे, तो क्या आज जो लोन मिलते हैं और उस समय जब लोन दिए जाते थे, क्या एक बेसिक डिफरेंस आया है? उस समय तो कहा जाता था कि मकान खरीदने से कठिन शायद हाउसिंग लोन हुआ करता था। शादी करना आसान था, खरीदना उसके लिए लोन देना ज़्यादा मुश्किल होता था। आप जो बोले वो सही है विक्रम जी, क्योंकि जब मेरे ब्रदर ने भी लोन लिया था, मतलब लॉन्ग बैक, जब मेरे ख्याल से 1986 में वगैरह, तब तो उनको जब एचडीएफसी का इंटरव्यू लेटर आया था कि आपको लोन क्यों चाहिए, आप पैसे पे करोगे, वो देख के इतनी खुशी हुई थी कि ऐसे लगता था कि लोन ही मिल गया अपने को। क्योंकि नहीं तो वो बहुत सारे आपका इनकम लेवल वगैरह देख के वो ऐसे ही फ़िल्टर आउट हो जाते थे, तो उनको इंटरव्यू के लिए भी कॉल नहीं आता था। तो पहले तो ये होता था कि इंटरव्यू के लिए कॉल आ गया, फिर आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, फिर आपके डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे, मतलब ये प्रोसेस इतनी लंबी होती थी कि एक आध महीना लग जाता था। और एक आध महीने में लोन होने के बाद भी लोगों को ऐसे लगता था कि मेरा जल्दी हो गया। और अब अगर आप देखो तो अब तो एकदम टोटली तो 5-7 दिन की प्रोसेस हो गई। 5-7 दिन भी अब बहुत सारे जो बहुत अर्जेंट वगैरह होते होंगे, हो सकता है 1-2 दिन में भी क्लियर केसेस होते होंगे, डॉक्यूमेंट्स वगैरह उनमें 1-2 दिन में चेक मिल जाते होंगे। तो हाउसिंग फाइनेंस जो है, एक मैं यदि बात करूं तो 1977 से, और एक एरा अपन 2000 तक का माने, और फिर 2001 के बाद में कई बैंक्स भी एग्रेसिवली लोन देने लगी, तो आखिर क्या चेंजेस आए और प्रॉपर्टी को काफ़ी उससे पुशअप भी हुआ, तो ऐसा क्या पॉलिसी रही, क्या चेंजेस आए ऐसे? नहीं, पहले तो मेजर आपने अगर देखा होगा तो 1977 में जब फॉर्म हुई थी एचडीएफसी, तब तो मतलब आप अगर देखोगे तो आप डॉक्यूमेंट सबमिट करते थे ना, उसमें डीएसए होते थे। आजकल डीएसए होने के कारण आपके डॉक्यूमेंटेशन पहले ही कोई फ़िल्टर आउट करता है और फिर आपके फाइनेंस कंपनी में देता है। तो
तो बहुत सारी प्रोसेस अब चेंज हुई। पहले ये नहीं होता था, तो एक भी डॉक्यूमेंट कम है तो फिर आपको नेक्स्ट अपॉइंटमेंट की डेट मिलती थी, उस वक्त आप डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे। फिर उसके बाद जब एक्चुअल सैंक्शनिंग प्रोसेस होती थी तो सैंक्शनिंग प्रोसेस के लिए भी अलग से क्या बोलोगे सैंक्शनिंग कमेटी होती थी, उनकी जॉइंट मीटिंग होने के बाद ही वो लोन सैंक्शन होता था। आजकल जैसे अब डिजिटाइजेशन का ज़माना है तो आजकल सब डिजिटाइज हो गया है, सिस्टम पे होता है, तो पहले उस टाइप का नीड होता था। तो आफ्टर 2000 जब बैंक्स वगैरह आ गई तो बैंक का सबसे मेन तो एडवांटेज यही हुआ कि HDFC क्योंकि प्राइवेट कंपनी थी, तब कंपनी भी छोटी थी, तो इतना जोग्राफिकल रीच नहीं था। और जैसे बहुत सारी नेशनलाइज बैंक्स वगैरह आ गए तो पेनिट्रेशन इतना बढ़ गया और बहुत फास्ट बढ़ गया। फिर DSA वगैरह आ गए तो उसके वजह से भी पेनिट्रेशन काफ़ी फास्ट बढ़ गया। वो एक बहुत मेजर चेंज हुआ। और शुरू के समय में तो मैंने ये भी देखा था सर कि रिमोट प्लेसेस में तो ये समस्या काफ़ी देर तक बरकरार रही। तो क्या जो रिमोट प्लेसेस या छोटे गांव हैं, शहर हैं, क्या उन सब के लिए भी हाउसिंग फाइनेंस अब बहुत इजीली उपलब्ध है? अब तो बहुत इजीली उपलब्ध है, क्योंकि रिमोट प्लेसेस में मेन प्रॉब्लम क्या होता था जब मैंने भी HDFC ज्वाइन किया था कि आज जैसे इंदौर में ऑफिस है, लेकिन अगर सपोज़ उसमें रतलाम के किसी छोटे टाउन में वगैरह अगर किसी का लोन आए तो वहाँ तक जाएगा कौन, एक्चुअल प्रॉपर्टी कौन देखेगा। आजकल बहुत सारा काम आउटसोर्स होने के कारण बहुत आसान हो गया है। तो इवन रिमोट लोकेशन पे भी, और आजकल डिजिटाइजेशन का फ़ायदा इतना हुआ है कि डॉक्यूमेंट्स देना वगैरह अपलोड करना ये बहुत आसान तरीके से हो जाता है। आपने अभी तक सुना कि 1977 में HDFC ने एक रिवॉल्यूशन करा, क्योंकि रोटी, कपड़ा और मकान एक बेसिक नीड मानी जाती है। तो उस समय में मकान लेना एक सपना हुआ करता था, और सर का कहना है कि आदमी रिटायरमेंट के समय इस बात को सोचता था। और आज तो 25 साल का आदमी जब नौकरी पे लगता है वो तभी से प्लान कर लेता है। तो एक काफ़ी सारे चेंजेस इस इंडस्ट्री में आए हैं, और इस इंडस्ट्री ने पूरी हाउसिंग या रियल एस्टेट सेगमेंट को बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट करा है। तो एक सर अब बेसिक क्वेश्चंस पे आते हैं कि मतलब हाउसिंग फाइनेंस में कई सारे लोगों के कंसेप्शन है। कोई बोलता है कि प्राइवेट बैंक से ज़्यादा गवर्नमेंट बैंक में अच्छा है। बैंक के जो इंटरेस्ट के लिए भी लोगों के मन में काफ़ी सारे सवाल रहते हैं कि कई बार प्राइवेट बैंक यदि 3 दिन का भी कुछ उनका ओवरड्यू होता तो इंटरेस्ट पूरे महीने का लगता है। ऐसे कई सारे बेसिक क्वेश्चंस हैं। तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा लोगों को ये जानकारी मिले कि भाई हाउसिंग फाइनेंस जो होता है उसमें प्राइवेट बैंक्स या सरकारी बैंक्स या सबकी पॉलिसीज़ में क्या बेसिक कुछ फ़र्क होता है? आजकल क्या हो गया कि रिजर्व बैंक का इतना अच्छा कंट्रोल है, तो वेदर इट इज़ अ प्राइवेट बैंक और इट इज़ अ पब्लिक सेक्टर बैंक, तो इनमें दोनों में कोई फ़र्क नहीं होता। NBFCs में ज़रूर हो सकता है, क्योंकि NBFC डायरेक्ट रिजर्व बैंक के अंडर नहीं आती, तो उनको हर एक का अपना PLR रहता है, तो डायरेक्ट उनका लोन का रेट रिजर्व बैंक के रेट से लिंक नहीं रहता। तो वो एक मेजर फ़र्क रहता है। लेकिन आजकल इतना अवेयरनेस कस्टमर में ही बढ़ गया है कि जैसे रिजर्व बैंक ने रेट कम किए तो कस्टमर अपने आप ही जाके अब इंस्टीट्यूशन में जाके पूछता है कि मेरे रेट कब कम होंगे लोन के। या तो फिर अगर जैसे एक इंस्टीट्यूशन ज़्यादा चार्ज कर रही है तो कस्टमर इतना अवेयर रहता है कि कोई दूसरा इंस्टीट्यूशन अगर कम रेट में लोन देता होगा तो अपने वाले लेंडिंग इंस्टीट्यूशन के पास जाके बोलता है कि मेरे रेट भी कम करा दो इस लोन में, अदरवाइज़ मैं किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन में चला जाऊँगा। पर ऐसा कई बार देखा है सर कि यदि रेट बढ़ते हैं तो बैंक ऑटोमेटिकली आपका इंटरेस्ट रेट चेंज कर देती है, लेकिन जब रेट कम होते हैं तो कस्टमर को जाना पड़ता है या अप्रोच करना पड़ता है। क्या ये बात भी सही है? अगर सपोज, क्योंकि किसी भी रेट में एक तो रिजर्व बैंक का डायरेक्ट कंट्रोल रहता है, तो रिजर्व बैंक ने जैसे ही रेट कम कर दिया तो आपका PLR ऑटोमेटिक रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन आपने सपोज PLR के लिए जिस वक्त आपने लोन लिया तो एक PLR रहता है और एक स्प्रेड रहता है, जो स्प्रेड बैंक अपनी कॉस्ट के हिसाब से लगाती है। तो वो स्प्रेड हो सकता है कि पहले 0.5% स्प्रेड में लोन देती रहेगी, बाद में रेट बढ़ने के बाद 1% के स्प्रेड में लोन देती है। तो वो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि PLR वाला जो डायरेक्ट RBI से लिंक्ड है जो रेट, तो वो तो ऑटोमेटिकली कम या ज़्यादा होगा। लेकिन दूसरा जो स्प्रेड वाला रेट है उसके लिए आपको हो सकता है कि आपके NBFC में जाके आपको उनसे डील करना पड़ेगा कि मेरा रेट इसमें भी कम कर दो अभी। वो बैंक के ज्यूरिसडिक्शन का पार्ट, बैंक के ज्यूरिसडिक्शन का पार्ट। EMI के जैसा जो कई बार शॉर्ट टर्म लोन भी होते हैं, लॉन्ग टर्म लोन भी होते हैं। यदि किसी ने 30 साल का लोन लिया है या 25 साल का लोन लिया है, क्योंकि आजकल 25-30 साल के, मैंने जैसे बताया कि जो यूथ है वो तुरंत नौकरी पे लगते हैं और अपना मकान, अपने फ्लैट के बारे में सोचने लगते हैं, काफ़ी चेंजेस हो गए हैं।
तो उन्हें क्या गाइडेंस रहे कि 30 साल का लोन वो किस ढंग से, किस प्लानिंग से करें कि वो 20 साल में कंप्लीट कर दें या 15 साल में कंप्लीट कर दें, या उन्हें ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये भी कई बार सवाल आते हैं। देखिए, एक तो इंडियन मेंटालिटी ये रहती है कि जनरली लोग लोन एवर्स रहते हैं अपने यहाँ के लोग, लेकिन यूथ में क्योंकि उस वक्त इनकम कम रहती तो उनको लोन लेने के अलावा कोई दूसरा पर्याय नहीं रहता। लेकिन जैसे ही आपने अगर लोन ले लिया, सपोज आज मेरी इनकम 10 लाख की और मेरे को 25 लाख का लोन एलिजिबिलिटी के हिसाब से मिल गया, तो मेरी इनकम अगर सपोज 10 लाख पर एनम से सपोज मेरे को इंक्रीमेंट मिल के 12 लाख हो गया, तो आप कुछ पोर्शन उसमें से अपनी लोन रिपेमेंट के तरफ भी आप बढ़ा दीजिए। मतलब आपका पहले 25 साल का टर्म रहेगा तो थोड़ा EMI बढ़ा के आप हो सकता है पहले बार 22 साल का कर दीजिए, फिर नेक्स्ट ईयर के इंक्रीमेंट में 20 साल का कीजिए। क्योंकि क्या है कि जितना लोन जल्दी ख़त्म होगा तो उतना ओवरऑल इंटरेस्ट आपको कम लगेगा। आज ये तो ठीक है कि 25 साल का लोन तो आपको एलिजिबिलिटी के हिसाब से मिल गया, लेकिन 25 साल तक इंटरेस्ट पे करना मतलब टोटल इंटरेस्ट का आउटगो काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो जैसे ही आपको मौका मिले तो आपको या तो आपकी इनकम की कंडीशन अगर सपोज इम्प्रूव हो गई तो आपको EMI बढ़ा के टेन्योर कम करना चाहिए। सर का कहना है कि आप अपने प्रिंसिपल अमाउंट में समय समय पर जब भी आपके पास में कुछ पूंजी आए या आपको इंक्रीमेंट मिले तो उसमें से आप अपने प्रिंसिपल अमाउंट में कुछ पैसा जमा करिए, तो या तो आपकी EMI बढ़ जाएगी और टेन्योर रिड्यूस हो जाएगा, या आपका EMI उस केस में EMI यदि बढ़ती है सर, हाँ, या तो प्रिंसिपल में पे कर दीजिए या आप EMI बढ़ा के भी टेन्योर कम कर सकते हैं। टेन्योर दोनों कर सकते हैं। तो इससे आपकी क्रेडिटेबिलिटी भी बढ़ेगी, आप फर्दर कुछ और प्लान करके कुछ और चीज़ों पर भी लोन ले सकते हैं। तो ये सर ने एक बहुत अच्छी हमको सलाह दी है कि जितना संभव हो सके आप लॉन्ग टर्म लोन लीजिए, लेकिन धीमे धीमे उसको आप प्लान करिए कि कम आप 5 साल 2 साल 8 साल जितना जल्दी हो सके उसको रीपे करिए। एक अभी सर शब्द बहुत प्रचलन में है, क्रेडिट स्कोर, सिबिल जिसको बोलते हैं, और सिबिल का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो गया है। अब सिबिल के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में कि पहली बात तो क्या ये गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, या ये जो ऑर्गेनाइजेशन सिबिल ये जो स्कोर दे रही है इसकी ऑथेंटिसिटी कितनी है। और अक्सर ये देखा है कि कई बार जब सिबिल कमज़ोर रहता है तो कस्टमर को अच्छे बैंक से या अच्छे इंस्टीट्यूशन से जो कम इंटरेस्ट पे देते हैं उनसे लोन नहीं मिल पाता है, तो वे मजबूरी में कई ऐसे इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हैं जहां उन्हें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो इस बारे में आपका क्या मार्गदर्शन है? सिबिल मतलब उसका फुल फॉर्म है क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये भले ही सरकारी कंपनी नहीं हो, लेकिन जो इंस्टीट्यूशन जैसे नेशनलाइज बैंक्स है वो अपने हर कस्टमर का डेटा उनको शेयर कर दिए। अच्छा। तो उनको ये पता रहता है कि आपने सपोज 5 लोन लिए होंगे 5 अलग अलग इंस्टीट्यूशन से, तो आपने वहाँ हर 5 इंस्टीट्यूशन में रीपेमेंट आपका रेगुलर है या नहीं। और सिबिल स्कोर ये आपका अच्छा रखना ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सिबिल स्कोर अगर अच्छा रहेगा तो एक तो फर्दर लोन लेने में आपको सहायता मिलेगी, क्योंकि एक बार आपका सिबिल स्कोर अच्छा है, आपने 5 इंस्टीट्यूशन में रेगुलर पे किया, तो जब छठे इंस्टीट्यूशन में या आपको सपोज बिजनेस लोन चाहिए या कार लोन चाहिए, तो नेचुरली जो नई इंस्टीट्यूशन रहेगी उनको ये रिस्क नहीं रहती कि इसमें कोई क्रेडिट रिस्क है इस कस्टमर में। उनको पता है कि अगर 5 इंस्टीट्यूशन में रेगुलरली बिना दिक्कत पे कर रहा है तो अपने इंस्टीट्यूशन में भी पे करेगा। दूसरा उसका फ़ायदा ये रहता है कि अगर सपोज सिबिल स्कोर आपका अच्छा होगा तो आपको, जैसे कि विक्रम जी ने बताया, कि आपको अच्छे इंस्टीट्यूशन से जो कम रेट में लोन देते हैं उनसे लोन मिलेगा। और अगर आपका सिबिल स्कोर कम रहेगा तो हो सकता है कि आपको ऐसे टर्शियरी इंस्टीट्यूशन के पास जाना पड़े जो ज़्यादा रिस्क लेने के लिए तैयार है लेकिन साथ में ज़्यादा रेट में भी लोन दे रहे हैं, तो उसमें नेचुरली आपका ही नुकसान हो रहा है। इसलिए सिबिल स्कोर और जितने भी लोन दिए उसका रीपेमेंट रेगुलर रखना ये मतलब हर एक के लिए बेनिफिशियल है। अभी कुछ समय से पहले कहा जाता था कि उधार लेके घी नहीं पीना चाहिए। अभी गवर्नमेंट काफ़ी जोर दे रही है कि आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करो, मतलब डेबिट कार्ड से आप यदि पेमेंट कर रहे हैं तो उसका इम्पोर्टेंस इतना नहीं रहता है। आपका क्रेडिट कार्ड का जो पेमेंट्स है उससे आपके सिबिल पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो ये भी एक मिथ है या वाकई क्रेडिट कार्ड को यूज़ करना चाहिए, या क्या इसमें आपका मार्गदर्शन? क्रेडिट कार्ड के अपने अपने बेनिफिट भी है। सपोज आपको अर्जेंट कुछ पेमेंट करना हो, और क्रेडिट कार्ड में क्योंकि आपको मैक्सिमम 1 मंथ तक का टाइम मिलता है, तो 1 मंथ में अगर सपोज आपकी सैलरी नेक्स्ट मंथ के 5 तारीख को होने वाली होगी और अर्जेंट आपको कुछ खर्चा करना हो तो आप क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हो। लेकिन वो भी अल्टीमेटली है तो लोन ही, मतलब भले ही होम लोन 20 साल का रहता होगा, ये क्रेडिट कार्ड का जो आपने खर्चा किया वो आपको 1 महीने में पे करना है।
तो आपका सिविल स्कोर वो अगर आपने रीपेमेंट टाइम पे नहीं किया क्रेडिट कार्ड का तो उससे भी आपका सिविल स्कोर अफेक्ट होगा। और क्रेडिट कार्ड के लिए कई बार ये भी मिथ है कि कुछ पर्टिकुलर टेन्योर, एक महीना, 45 दिन या 40 दिन के लिए वो पैसा क्या फ्री में यूज़ करने को मिलता है इंस्टीट्यूशन से आपको? फ्री में तो यूज़ करने नहीं मिलता, लेकिन अल्टीमेटली क्या है, क्रेडिट कार्ड जो बैंक इशू करती है उनका हर एक का रीपेमेंट का साइकिल रहता है। तो जैसे कुछ क्रेडिट कार्ड का 5 तारीख का साइकिल रहेगा, तो आपने अगर सपोज 1 तारीख को खर्चा किया तो आपको 5 दिन का ही क्रेडिट मिल गया। अगर आपने सपोज 4 तारीख को क्रेडिट किया तो आपको अगले मंथ के 5 तारीख तक का आपको तो उतना फ्री पीरियड होता है ये? हाँ, फ्री पीरियड रहता है। लेकिन अगर उसमें आपने सपोज रीपेमेंट करने में टाइम पे रीपेमेंट नहीं कर सके तो उनका जो ब्याज रहता है वो भी बहुत ज़्यादा रहता है। वो करीब 2.5% या 2% पर मंथ जितना ब्याज चार्ज करते हैं। लेकिन कुल मिला के यदि वाइजली आप उस चीज़ को यूज़ करते हैं तो ना सिर्फ आप बैंक की उस फैसिलिटी को यूज़ कर रहे हैं बल्कि आपका सिविल भी मजबूत कर रहे हैं, क्रेडिट स्कोर भी अच्छा इंप्रूव हो। तो ये भी एक बहुत उपयोगी बात है कि आपका क्रेडिट कार्ड का पूरे सिस्टम को आप प्रॉपरली समझिए कि कितना दिन का आपको फ्री पीरियड है, कब बिल जनरेट हो रहा है आपका, और उस हिसाब से आप आपका क्रेडिट कार्ड को जो है यूज़ करिए। और अपना सिविल आप यदि मजबूत रखते हैं तो जैसा कि सर ने बताया है कि आपको अच्छे इंस्टीट्यूशन से कम इंटरेस्ट में आप जो है आपका हाउसिंग लोन ले सकते हैं। अब हाउसिंग लोन के अलावा भी कई लोन होते हैं सर, जो अपनी प्रॉपर्टी के माध्यम से कई व्यक्ति जो व्यवसायी होते हैं या इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, तो वो भी कई तरीके के लोन से क्या अपने व्यवसाय को या अपने इंडस्ट्रीज़ को कहीं सपोर्ट कर पाते हैं, और ये कितना सपोर्टिव है? जैसे प्रॉपर्टी लोन मेजर तो होता है कि प्रॉपर्टी परचेस करने के लिए, लेकिन जैसे आपने बताया कि बिजनेसमैन रहते हैं जिनको अगर सपोज कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है या कभी वर्किंग कैपिटल के लिए फंड चाहिए तो उनको उनकी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी के ऊपर इक्विटी लोन भी मिल जाता है। तो वो भी एक इक्विटी लोन भी आप ले सकते हो। उसका भी टेन्योर आप जैसे चाहो वैसे टेन्योर कम रहता है, प्लस इक्विटी लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कंपैरेटिवली ज़्यादा रहता है होम लोन से। लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से आज की स्थिति में हम देखा जाए तो साहूकारी जो पुरानी एक परंपरा ब्याज की थी, जिससे हमारे व्यवसाय और व्यवसायी काफ़ी मतलब जो जितने भी ट्रेडर्स हुआ करते थे वो यदि उस समय साहूकारी ब्याज यदि लेते थे तो काफ़ी परेशान होते थे। लेकिन ये आपके कहने अनुसार एक अच्छी फैसिलिटी से मिल रहा है बैंकों से और काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है। और यदि आपकी बैंकिंग अच्छी रहती है तो उन्हें इन सुविधाओं पे भी क्या टॉपअप उपलब्ध रहता है, या टॉपअप खाली हाउसिंग सेगमेंट में ही है? नहीं, टॉपअप हाउसिंग के अगेंस्ट टॉपअप भी आप ले सकते हो, मतलब टॉपअप ले सकते हो, उसके बाद इक्विटी लोन ले सकते हो। आपको सपोज मकान का इम्प्रूवमेंट वगैरह कराना हो तो इम्प्रूवमेंट लोन भी आप ले सकते हो। अलग अलग टाइप के प्रॉपर्टी के लोन रहता है। एक बहुत बड़ी समस्या अभी कस्टमर्स या जो प्रॉपर्टी ले रहे हैं उनके साथ आती है कि कुछ नेशनलाइज बैंक जो हैं वह प्रॉपर्टी की वैल्यूशन के अकॉर्डिंगली लोन करती हैं, जिसको आप इक्विटी लोन बोल रहे हैं, वो इक्विटी लोन नहीं करती हैं। मतलब जितने की रजिस्ट्री हो रही है उस रजिस्ट्री की वैल्यू पे वो लोन करती है। मान लीजिए 10 लाख की प्रॉपर्टी ली और 20% मान लो बैंक ने आपको बोला है कि सेल्फ कंट्रीब्यूशन है, तो 2 लाख आपने दिए और 8 लाख बैंक ने फिनेंस कर दिए। लेकिन प्राइवेट बैंक्स में ये देखने में आ रहा है कि यदि उस प्रॉपर्टी की वैल्यूशन जो है वो दी मार्केट वैल्यू उसकी जो है वो 30 लाख है, तो वो उस 30 लाख के अकॉर्डिंगली लोन करती हैं। तो 10 लाख का लोन जो है वो डायरेक्ट जो सेलर है उसको दे देती है, और रिमेनिंग जो भी लोन उनकी क्राइटेरिया या उनकी एलिजिबिलिटी से बनता है वो सीधे कस्टमर को देती हैं। तो ये क्या फैसिलिटी है सर, और ये प्राइवेट बैंक्स दे रही हैं, नेशनलाइज बैंक इस पे क्यों अभी तक बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पा रही है? मेरे ख्याल से सारी बैंक दे रही है, नेशनलाइज बैंक भी, एसबीआई अभी इस पे नहीं कर रही है सर। तो फिर वो एक ये क्या पॉलिसी है कि जितनी आपकी रजिस्ट्री की वैल्यू रहेगी उसके हिसाब से जितना आप बोल रहे हो कि 80% वो चेक तो डायरेक्ट सेलर के नाम पे जाएगा जी, और बचा हुआ जो रहेगा वो कस्टमर के नाम पे जाता है। वो इट इज़ ऑल्सो लाइक इक्विटी लोन ओनली अगेंस्ट दैट प्रॉपर्टी वैल्यू। हाँ, तो ये जो पॉलिसी है कि भाई बैंक ने चूँकि प्रॉपर्टी तो 10 लाख में खरीदी है, लोन उसको 20 लाख 25 लाख मिलता है, तो ये क्या पॉलिसी है? मतलब और प्रॉपर्टी के वैल्यू का आपने 10 लाख की रजिस्ट्री हुई, लेकिन उस प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ के सपोज 30 लाख भी है आज, तो नेचुरली 30 लाख कस्टमर के लिए तो 30 लाख की उसकी प्रॉपर्टी मॉर्गेज हो रही है, तो उसके बेसिस पे उसको लोन मिलेगा जो कि 75% लोन कुछ बैंक देती है। तो इसमें सर का कहना है कि यदि आप इक्विटी लोन भी ले रहे हैं हाउसिंग लोन के साथ में, तो एक चीज़ आपको समझना पड़ेगी कि जो हाउसिंग लोन का पार्ट है वो तो आपको जो हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट है
वो 7% हो या 7.25 हो या आज की स्थिति में 7.5 हो, उतने पे मिलेगा। लेकिन यदि बैंक इक्विटी लोन कर रही है तो एक तरीके से इमीडिएट टॉपअप आप उसको समझ लीजिए कि वो इमीडिएट टॉपअप बैंक आपको कर रही है, और उसमें जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वह आपका हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट रेट से डिफरेंट होगा। तो यह भी आप लोन लेते समय इस फैक्टर को भी ध्यान में रखिए। हम जनरली क्या करते हैं कि यदि हमें 30 लाख का लोन मिला है या सेंक्शन हुआ है तो हम उसको क्यूमुलेटिव मान लेते हैं, जबकि वो एक फ्रैक्शन हो जाएगा उसका कि 10 लाख का एक हाउसिंग लोन है और आपको 20 लाख का उसमें जो है वो टॉपअप या इक्विटी लोन हुआ है। इसमें सर जो हाउसिंग लोन है या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, इतने सारे जो ये प्रोडक्ट्स अब आ गए हैं बैंक्स में जो काफ़ी उपयोगी कस्टमर के लिए रहते हैं। वो कभी भी अपनी प्रॉपर्टी को जो है इनकैश कर सकता है। मैंने कई ऐसे एग्जांपल भी देखे हैं कि काफ़ी कस्टमर्स ने काफ़ी वाइजली काम करा और हाउसिंग लोन के इस बेनिफिट से उन्होंने अच्छी असेट जो है फॉर्म करी हैं। तो किस ढंग से हम ये असेट फॉर्म कर सकते हैं, कैसे हम इसको हाउसिंग लोन को एक अच्छा हथियार बना सकते हैं अपनी असेट फॉर्मेशन को, इसमें क्या मार्गदर्शन आपका है? क्योंकि अब HDFC में मेरे भी 30-32 साल हुए, तो मैंने इतने सारे केसेस देखे जहाँ जनरेशन ऑन जनरेशन बहुत सारे लोग लोन लेते हैं। कि जैसे फादर ने लोन लिया तो आज आपने सपोज उस वक्त तो प्रॉपर्टी की वैल्यूज़ भी कम होती रहेगी। 5 लाख की प्रॉपर्टी की वैल्यू थी, 3 लाख का लोन ले लिया। आज उसी 5 लाख का, क्योंकि ये क्या बताऊँ कि ग्रोइंग एसेट है, तो 5 लाख की प्रॉपर्टी की वैल्यू तो बढ़ती रहती है लेकिन आपका लोन घटते रहता है। तो अल्टीमेटली आपके पास जो एडिशनल एसेट है वो तो क्रिएट होती रहती है। वैसे फिर फादर ने फिर उसके बेसिस पे सेकंड लोन दिया दूसरे प्रॉपर्टी के लिए, जो कि उन्होंने रेंटल अर्न भी किया उसके अगेंस्ट। वैसे ही उनके सन ने भी देखा, तो सन ने तो अपने तो फादर ने हो सकता है कि एट एज ऑफ 40 पहला लोन लिया होगा, लेकिन सन ने तो एट एज ऑफ 25 उसने देखा कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके कितनी एसेट क्रिएशन फास्ट हो जाती है। तो इसलिए उसने तो अपने करियर स्टार्ट होते से ही सबसे पहले वो प्लान कर लिया। आजकल बिल्कुल वो एक सही। चेंज काफ़ी हो चुका है। एक चीज़ प्रॉपर्टी की लीगलिटीज़ को लेके भी एक समय इंदौर में एक प्रचलन था कि यदि HDFC से लोन हो गया तो आपकी प्रॉपर्टी सेफ है। मतलब कहीं ना कहीं लोगों में HDFC लिमिटेड, जो हालांकि HDFC बैंक है, लेकिन ऐसा माना जाता था कि यदि HDFC ने लोन दे दिया है तो प्रॉपर्टी के पेपर पूरे सही हैं। तो ये जो लीगलिटीज़ रहती हैं ये भी एक कस्टमर के लिए काफ़ी बड़ा एक फैक्टर रहती हैं। तो इस पे कितनी बैंक्स किस तरीके से कितनी गंभीर हैं, या कहीं ना कहीं इसमें और सुधार की ज़रूरत है? नहीं, मेरे ख्याल से ना सारी इंस्टीट्यूशन उसमें गंभीर हो गए, क्योंकि आप अल्टीमेटली ये देख लीजिए, अगर सपोज आप तो फंड्स तो आज आपको मिल रहे, सपोज उस प्रॉपर्टी में कुछ लीगलिटी की वजह से कुछ प्रॉब्लम आया तो ना ही आप भी जितने प्रॉब्लम में आओगे उतनी इवन इंस्टीट्यूशन भी प्रॉब्लम में आएगी, क्योंकि अल्टीमेटली इवन इंस्टीट्यूशन के लिए भी वही एसेट है जिसके अगेंस्ट उन्होंने लोन लिया है। तो हर इंस्टीट्यूशन का एक सेपरेट लीगल डिपार्टमेंट रहता है या लीगल उनका पैनल रहता है जो कि सारी जांच परख करती प्रॉपर्टी की वैल्यू की, प्लस अगर सपोज उसमें डेवलपमेंट कितनी हुई है उस प्रॉपर्टी की, अगर प्रॉपर्टी लोनेबल है या नहीं, वो देखने के लिए वो एक्सपर्ट लोग रहते हैं। क्योंकि उनका हो सकता है कि उसी कॉलोनी में उन्होंने बहुत सारे लोन दिए होंगे, उन्हें ये पता होगा कि इस कॉलोनी में क्या दिक्कतें आ रही है। बिल्कुल तो सही। नेचुरली लेमैन को ये सारे नॉलेज होना ये इतना ज़रूरी भी नहीं रहता। पर चूंकि यूनिवर्सल पॉलिसीज़ नहीं है, हर बैंक का अपना सिस्टम है, कोई एडवोकेट इम्पेनलमेंट से काम कर रहा है। HDFC में मैंने देखा है कि लिमिटेड में वर्तमान में HDFC बैंक की पॉलिसीज़ हो सकता है डिफरेंट हो चुकी है, लिमिटेड और बैंक का मर्जर हो गया। पर पूर्व में जब लिमिटेड के साथ में जो हमारा अनुभव रहा कि इंटरनल एक पूरी पॉलिसीज़ काम करती थी, एक्सटर्नल इम्पेनलमेंट या लॉयर को हायर करने के बजाय, और कई बैंक्स ने अपने लॉयर को इम्पेनल कर रखा है। तो इन दोनों में कौन सी प्रोसेस आपके हिसाब से ज़्यादा कस्टमर के लिए एक स्ट्रॉन्ग है? दोनों प्रोसेस तो अल्टीमेटली इक्वली स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि आज अगर सपोज इंस्टीट्यूशन ने किसी आउटसाइड लॉयर को भी काम दिया तो उनका कंट्रोल अल्टीमेटली उस लॉयर के ऊपर रहता ही है। क्योंकि लॉयर ने अगर सपोज गलत काम दिया और गलत प्रॉपर्टी के लिए उनको ओके दे दिया तो इंस्टीट्यूशन का पैसा फिर फंसा रहेगा जी। इसलिए मेरे ख्याल से इंस्टीट्यूशन कोई भी हो जो कि खुद के लीगल डिपार्टमेंट से करता हो या आउटसाइड लीगल लॉयर के पैनल से करता हो, दोनों में कस्टमर का तो फ़ायदा होता ही है और दोनों इक्वली गुड रहेंगे। बहुत बेसिक क्वेश्चन है सर कि हाउसिंग फाइनेंस में एक कस्टमर को क्या ध्यान रखना चाहिए, किस ढंग से उसको लोन लेना चाहिए, क्या वो बार्गेन कर सकता है, क्या अपॉर्चुनिटी उसके पास है? एक
छोटा सा मैं चाह रहा हूँ कि एक बुकलेट टाइप का आपका मार्गदर्शन हो जाए, ताकि हमारे जितने व्यूअर जो प्रॉपर्टी लेने का सोच रहे हैं, और चूंकि मेरे हिसाब से 95% प्रॉपर्टी जो है वो बैंक लोन के माध्यम से ही खरीदी जाती है, तो एक पूरा एक छोटा सा मार्गदर्शन उनको मेरे हिसाब से स्टार्ट टू फिनिश वाला यदि आप दे दें तो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं, उसमें जैसे कि किसी भी कस्टमर को पहले लोन अगर लेना होगा तो बेसिक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता ही है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट से इट इज़ नॉट द ओनली पार्ट जो आपको देखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में कुछ फ़ीस लेते होंगे, तो फ़ीस कितनी लेते हैं। हो सकता है कि कुछ इंस्टीट्यूशन ऐसे हुई जो आपको बताते होंगे कि आपको इसमें इंश्योरेंस कंपलसरी लेना है, तो वो भी एक एडेड कॉस्ट है जी, उसका जी। प्रीमियम एवरी ईयर आएगा जी। वन टाइम प्रीमियम नहीं होगा। तो ये सारी कॉस्ट देखने Hidden को, या cost तो उसको कभी देखना चाहिए। लीगल के लिए अलग चार्जेस तो नहीं वो चार्ज जी। कर रहे हैं, कभी बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ऐसे रहते हैं कि जो डॉक्यूमेंट रिट्रीवल चार्ज करते हैं, तो आपको सिर्फ आज के चार्ज नहीं, इवन आगे कितने चार्जेस लगने वाले, ये सब देखने के बाद ही आपको इंस्टीट्यूशन डिसाइड करनी चाहिए कि कौन सी इंस्टीट्यूशन से लोन लेना है। कई सारे इंस्टीट्यूशन सर रीपेमेंट में भी, हालांकि अभी तो शायद ऐसा है कि अप्रैल से शायद रिजर्व बैंक RBI ने के कुछ रूल के हिसाब से हाँ, शायद होम लोन repayment- रीपेमेंट में तो चार्जेस नहीं ले सकते। पर पहले कुछ बैंक होम लोन पे भी रीपेमेंट में चार्जेस ले रही थी। नहीं, होम लोन पे मतलब पहले ये था कि जो फ्लोटिंग रेट के लोन है उनके ऊपर चार्जेस ले नहीं जी। सकते थे, लेकिन फिक्स रेट के लोन जो होते थे उसके ऊपर ले सकते थे। जी। लेकिन आजकल फिक्स रेट के लोन तो हार्डली लेता हो। पहले फिक्स रेट और फ्लोटिंग लोन का काफ़ी शब्द ये आते थे। अब तो मेरे हिसाब से लगभग कस्टमर फ्लोटिंग पे ही जाते हैं, क्योंकि बहुत सालों से तो मैंने देखा ही नहीं किसी ने फिक्स रेट में फिक्स लोन, क्योंकि अब इकोनॉमी के रेट भी इतने कम हो चुके थे। जी जी जी। क्योंकि फिक्स रेट में लोन लेना है ना, वही है कि अगर सपोज इकोनॉमी के रेट कम हुए तो भी आपको फिर फीस देके आपका रेट कन्वर्ट कराना पड़ेगा। एक चीज़ कुछ सालों में भी और देखी सर, काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस, काफ़ी सारे कॉरपोरेट हाउसेस जो हैं, छोटे स्केल पे हों या बड़े स्केल पे हों, NBFC के माध्यम से मतलब वो इस सेगमेंट में आए हैं। तो कितने सुरक्षित हमारे कस्टमर या प्रॉपर्टी जो खरीद रहे हैं वो इन इंस्टीट्यूशन के साथ में काम करने में हैं? क्या सेफ़ हैं? कई ऐसी मतलब कई वर्ल्ड वाइड कई बार ऐसी चीज़ें हुई हैं जब इस तरीके के इंस्टीट्यूशन जो हैं कोलैप्स हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में जब बहुत सारे डिफरेंट रेट्स पे वो लोग लोन्स आपको ऑफ़र कर रहे हैं, और काफ़ी सारे कॉरपोरेट हाउसेस पिछले कुछ सालों में एग्रेसिवली इस फील्ड में आए, तो ऐसा क्या इस फील्ड में है, और क्या सभी के साथ कस्टमर उतने ही सुरक्षित हैं? देखिए, अल्टीमेटली कस्टमर तो लोन ले रहा है, मतलब जो रिस्क रहेगी वो इंस्टीट्यूशन की रिस्क ज़्यादा रहेगी इसमें। लेकिन साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप अगर सपोज, क्योंकि अल्टीमेटली आप डॉक्यूमेंट्स दे रहे हो आपके, तो डॉक्यूमेंट कैसे स्टोर हो रहे हैं, कहाँ स्टोर हो रहे हैं, ये भी आपको देखना चाहिए। जो बड़े इंस्टीट्यूशन रहते हैं उनकी स्टोरेज फैसिलिटी बहुत अच्छी रहती है, छोटे इंस्टीट्यूशन की स्टोरेज फैसिलिटी उतनी अच्छी नहीं रहेगी। तो अल्टीमेटली रिट्रीवल, जब आपने लोन रीपे किया तो आपको प्रॉपर्टी के कागज़ वापस भी चाहिए जी। तो वो सही उसी फॉर्म में चाहिए जिस फॉर्म में आपने दिए हैं। हाँ, कुछ समय पहले जैसे सर दीवान हाउसिंग का कुछ प्रॉब्लम हुआ था, या इस तरीके की कुछ इंस्टीट्यूशंस थी, कभी कभी पेपर मिलने में भी दिक्कत होती है। आती थी, इसीलिए कि आपको वो भी एक एंगल से देखना चाहिए कि आप कौन सी इंस्टीट्यूशन से लोन ले रहे हो। जी, वही मैं सर से समझना चाह रहा था, और सर ने कहा है कि आपको इंस्टीट्यूशन आपका सिबिल अच्छा रखिए। सबसे पहली बात, सिबिल को अच्छा रखने के लिए आपकी जितनी क्रेडिट पॉलिसीज़ हैं या जो भी आप क्रेडिट को अवेल कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, उसको आप समय पे बिल्कुल देने का ध्यान रखिए। आपका सिबिल अच्छा रहेगा, अच्छे इंस्टीट्यूशन से आपको लोन देने में कभी नहीं हिचकेंगे। अच्छे इंस्टीट्यूशन से आप लोन लें, कम इंटरेस्ट पे लें। सर एक सवाल EMI को लेके भी रहता है कि EMI का जो पैटर्न रहता है कि इनिशियली आप इंटरेस्ट ज़्यादा देते हैं और प्रिंसिपल कम रहता है, धीमे धीमे लेटर ऑन पीरियड में इंटरेस्ट आपका कम होता जाता है और प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ता जाता है। तो ये EMI पैटर्न फिक्स करने का कोई बैंकों की कुछ एक पॉलिसी, कोई एक उनका मैथमेटिक्स इसमें है, या इसके लिए कस्टमर को कुछ अवेयरनेस देखना चाहिए? नहीं, EMI जैसे आपने जो बोला वो सही है कि सपोज EMI मेरी आज 1000 रुपये, तो हो सकता है कि पहले साल जो मैं इंटरेस्ट पे करूँगा उस 1000 में से हो सकता है 900 रुपी विल गो टूवर्ड्स इंटरेस्ट एंड ओनली 100 रुपी विल गो टूवर्ड्स प्रिंसिपल। और जैसे जैसे साल बढ़ते जाएंगे वैसे ये रिवर्स हो जाता है। और इसीलिए मैंने आपको जो पहले बोला कि जैसे ही आपकी इनकम बढ़ती है या जैसे ही आप फाइनेंशियली थोड़े सिक्योर हो जाते हो, तो आपको EMI बढ़ानी चाहिए, सो दैट आपका प्रिंसिपल की तरफ भी ज़्यादा अमाउंट जाए। जी जी। अदरवाइज़ इनिशियल पीरियड में क्या इंटरेस्ट आप ज़्यादा पे करते हो, फिर हो सकता है मतलब बहुत सारे
कस्टमर ऐसे हमारे यहाँ भी आते थे कि 5 साल तक मैंने लोन रिपे किया लेकिन मेरा प्रिंसिपल तो ज़्यादा रिड्यूस नहीं हुआ, तो उन्हें फिर हमको समझाना पड़ता था। कभी कभी किसी कारण से कोई कस्टमर या जिसने आप इंस्टीट्यूशन से लोन ले रखा है, कई बार 2 EMI या 3 EMI उसकी जो है लैप्स हो जाती हैं, उसकी व्यक्तिगत मजबूरी हो सकती है या कभी कभी उसकी नेग्लिजेंस हो सकती है। इस स्थिति में बैंक के क्या चार्जेस होते हैं, या ये अलग अलग बैंकों के अलग अलग चार्जेस होते हैं, या बैंक किस तरीके से इसमें पेनल्टी चार्ज करती हैं, और कस्टमर को इसमें क्या ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहला ध्यान तो आपको EMI बिल्कुल ये होना चाहिए। और अगर कभी EMI मिस किया तो भी आप मतलब कभी भी ये मत कीजिए कि इंस्टीट्यूशन से कॉल आए तो आपको कॉल अवॉइड करता जी। चाहिए, क्योंकि अगर आपको समस्या है, आपको पता है कि अगले मेरे को 2 महीने की समस्या आ रही है, तो आप अपफ्रंट जाके इंस्टीट्यूशन से बात करके, लेकिन आपको इतना इंश्योर करना है कि फिर 2 महीने बाद वो पे होना है, क्योंकि जनरली EMI लेट पे होने से एडिशनल इंटरेस्ट लगता है आपको। एडिशनल इंटरेस्ट, वो एडिशनल इंटरेस्ट मेन तो ये है कि एडिशनल इंटरेस्ट अवॉइड करो रेगुलर पे करके। और अगर अनअवॉइडेबल है तो आप लेकिन उससे भागिए मत, इंस्टीट्यूशन से डायरेक्ट आप संपर्क कीजिए। जी। तो इंस्टीट्यूशन इसमें मतलब रिलीफ देता है या कुछ इंटरेस्ट रिलीफ को? तो नहीं देता, लेकिन वो फिर उन्हें भी पता है कि आपने पहले आके बताया, तो इमीडिएट वो रिकवरी की प्रोसेस स्टार्ट नहीं करते। जी 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 जी। या तो वो कुछ ये भी कर सकते हैं कि आप ठीक है पूरी EMI मत दीजिए, आप पहले 50% EMI दीजिए इस मंथ में और नेक्स्ट मंथ में पूरी EMI दीजिए। तो कुल मिला के सर का ये कहना है कि सबसे पहले तो आप ये कोशिश करिए कि आपका जो रीपेमेंट है या EMI है वो व्यवस्थित आप उसका प्रोविज़न, मैंने कई लोगों को देखा है कि 6-6 महीने 8-8 महीने की जो वो एक अपना शेड्यूल बना के रखते हैं, बैंक में उतना पैसा हमेशा रखते हैं ताकि किसी भी स्थिति परिस्थिति में आपकी EMI लैप्स नहीं हो। और किसी विशेष परिस्थिति में कोई व्यक्तिगत परेशानी में यदि ऐसी समस्या आती है तो सर का सबसे अच्छा कहना है कि आप इस इंस्टीट्यूशन की कोई कॉल को अवॉइड मत करिए, उनसे अपफ्रंटली आप जो है उनसे कम्युनिकेशन में रहिए, उनसे मिलिए, रिक्वेस्ट करिए। और कहीं कहीं विशेष परिस्थिति में यदि आपकी बैंक से अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं, अच्छे रिलेशन है, तो रिलेशन बेस्ड बैंक आपको कुछ ना कुछ छूट उसमें दे सकती है। तो आप ध्यान यही रखिए, और आपका सिबिल भी इससे प्रभावित हो सकता है, तो आप ध्यान रखिए कि आपको जो EMI है वो समय पे आपकी जो है वो चली जाए। सर HDFC लिमिटेड बहुत बड़ी प्लेयर थी इस फील्ड में, HDFC बैंक के साथ मर्जर हुआ। डेडिकेटेडली जब लिमिटेड काम करती थी, सिर्फ हाउसिंग चूँकि लोन में थे, बैंक के साथ आ गया तो बहुत सारे ऑब्वियसली प्रोडक्ट हो गए होंगे। तो क्या बैंक HDFC बैंक में लिमिटेड के मर्जर होने के बाद में हाउसिंग लोन या हाउसिंग फाइनेंस से संबंधित काम में कुछ इंस्टीट्यूशनली कुछ फ़र्क पड़ा है? क्योंकि टीम भी सेम थी तो वो काम फ़र्क नहीं पड़ा, सिर्फ इतना ही था कि पहले 2 कंपनियां अलग थी और बाद में मर्ज होकर एक सिंगल कंपनी बनी। तो काम जैसे पूर्ववत चल रहा था वैसे ही अभी भी वैसे ही चल रहा है। जी जी जी। मतलब कुल मिला के सर का ये कहना है, देखिए जो इंदौर के व्यूअर हैं वो सब जानते हैं कि हमारे साथ जो सर हैं विनायक पारखी जी, उनका खुद का इतना स्ट्रॉन्ग PR था, जितने बिल्डर्स हैं, कॉलोनाइजर्स हैं, इतने सपोर्टिव थे कि, और सिस्टम को इतना इजी कर रखा था सर ने कि यदि आपकी प्रॉपर्टी लीगलिटी में सही है, आपके पेपर सही हैं, तो बहुत फास्ट काम होता था, बहुत जल्दी आपको जो है सैंक्शनिंग होती थी, बहुत जल्दी आपको अमाउंट रिलीज़ होता था। तो कहीं ना कहीं मैं कहना चाह रहा हूँ सर कि प्राइवेट बैंकों की अपेक्षा सरकारी बैंकों में PR संबंधित, मतलब वो लोग इतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं कि वे बिल्डर्स, कॉलोनाइजर्स या एक पब्लिक रिलेशन को बनाएं, क्योंकि जैसे आज हम जैसे जो कॉलोनाइजर्स थे, बिल्डर थे, जब एक थोड़ा सा प्रिविलेज मिलता है या थोड़ी, जब आप कहीं आपकी प्रॉपर्टी में जनरली प्रॉपर्टी में कुछ ना कुछ आजकल आ ही जाती है, और वैसे भी प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट क्रिएट करना सबसे ईजी है। तो उस स्थिति में जब एक सपोर्ट मिलता है तो काफ़ी कॉलोनाइजर को एक रिलीफ होता है। तो प्राइवेट बैंक इस सेगमेंट में ज़्यादा एग्रेसिव हैं बनिस्बत सरकारी बैंकों को, तो इसका क्या एक रीज़न? मेरे ख्याल से अब तो सारी बैंक एग्रेसिव हो चुके हैं। मतलब पहले इन गुड ओल्ड डेज हो सकता है कि प्राइवेट बैंक ज़्यादा एग्रेसिव होते रहेंगे, लेकिन आजकल क्या है कि होम लोन का क्या बताऊँ, मार्केट इतना बड़ा हो गया है कि सारे इवन नेशनलाइज बैंक भी उतनी ही एग्रेसिव है।
सर का कहना है कि आज के इस परिस्थिति में जो अभी वर्तमान का हमारा ये एरा है, इसमें जो गवर्नमेंट बैंक्स हैं वो भी काफ़ी कोऑपरेटिव हैं, वो भी फॉलो अप करती हैं। देखिए, आपने देखा होगा प्राइवेट बैंक्स में तो आपको कॉल आते हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव आपके साइट्स पे आएंगे या आपके प्रोजेक्ट्स पे आएंगे कि भाई आप लोन लीजिए ऐसा। लेकिन अब सर का कहना है कि गवर्नमेंट बैंक्स भी हैं, वो भी इस फील्ड में काफ़ी एग्रेसिवली अपने को मार्केट कर रही हैं। तो आपके ऊपर अब है कि आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, बेस्ट ऑप्शंस को आप चूज़ करिए कि कहाँ से आपको कितनी फैसिलिटी आपको मिल रही है, किस ढंग से ये एक रिड्यूसिबल EMI या इस तरीके के जो ये टर्मोलॉजी है, ये क्या प्राइवेट बैंक और गवर्नमेंट बैंक में डिफरेंट होती हैं या दोनों का इंटरेस्ट का कैलकुलेशन एक होता है? कई बार ये भी एक मिथ है कि गवर्नमेंट बैंक में यदि आप एक लोन लेते हैं तो कंपेरेटिवली कुछ यदि आप उसको क्यूमुलेटिव देखें तो प्राइवेट बैंक में वो पैसा कुछ ज़्यादा रहता है और गवर्नमेंट बैंक में उतने टेन्योर में आप कुछ पैसा कम देते हैं। नहीं, क्योंकि EMI तो अल्टीमेटली सेम ही वो मैथमेटिक्स सभी का एक रहता है। मैथमेटिक्स सेम रहेगा। जी जी जी। सर, एक सवाल और है, हाउसिंग लोन हम ले रहे हैं, उसको अवेल कर रहे हैं और निश्चित तौर पर गवर्नमेंट का भी इसमें काफ़ी कॉपरेशन रहता है इंस्टीट्यूशंस को कि आप लोन दो ताकि लोगों को, तभी इंस्टीट्यूशन इतने कम इंटरेस्ट में दे रहे हैं कि लोगों को एक अपना घर हो, एक वो सपना पूरा कर सकें। पर इसका थोड़ा मिसयूज़ भी हो रहा है, कई फ्रॉड या स्कैम बैंक्स के साथ में होते हैं। कई बार ऐसा भी सुना जाता है या पढ़ने में आता है कि उसमें कुछ बैंक के भी जो हैं लोग इन्वॉल्व थे, बड़े बड़े फ्रॉड हम देखते हैं। तो इस स्थिति में यदि कोई प्रॉपर्टी पे किसी ने लोन लिया है, वो कोई स्कैम हो गया है मान लीजिए, तो बैंक उसकी रिकवरी कैसे करती है? और ये एक्चुअल में ये जो है, और कई बार जो NPA होते हैं अकाउंट्स फिर सेटल होता है, तो ये सब चीज़ों में जो इंटरेस्ट की या तो छूट मिलती है या जो बोरोवर है उसको कई बार थोड़ा सा फेवर करते हुए उन्हें जो है सेटलमेंट के माध्यम से छूट दी जाती है। तो ये क्या पॉलिसीज़ रहती हैं और ये क्या % टू % डिफ़र करती हैं या कुछ इन हाउस पॉलिसीज़ होती हैं? हर बैंकों की जैसी इन हाउस पॉलिसी रहती है रिकवरी की। लेकिन आप एक देख लीजिए, अगर सपोज आपके प्रॉपर्टी में कोई लीगल प्रॉब्लम है तो वो बैंक अल्टीमेटली भी उतनी सफ़र करेगी जितना आप सफ़र कर रहे हो। जी जी। तो इसलिए जहाँ जहाँ कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स में कुछ दिक्कत आई और फिर वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ तो बैंक के पैसे भी अल्टीमेटली स्टक तो बैंक उसको रिकवर किस माध्यम से करती है या नहीं कर पाती है? बैंक फिर नहीं कर पाती। अगर या तो वो प्रोजेक्ट कोई कंप्लीट हो गया या किसी दूसरे ने प्रोजेक्ट बाय कर लिया और उसने कंप्लीट किया तो फिर आपको पोजीशन मिलेगा, फिर बैंक का भी इंस्टॉलमेंट रेगुलरली मिलती रहेगी। पर नहीं तो फिर अलग अलग प्रोसेसेस रहती है कि या तो जिस बैंक ने उस बिल्डर को लोन दिया होगा तो वो किसी दूसरे बिल्डर को इन्वॉल्व करती है उस प्रोजेक्ट कंप्लीशन के लिए। हाँ, जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी को जो है कुछ प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने के लिए उन्होंने कहा है। हाँ। तो वही मैं पूछना चाह रहा था कि दो स्थिति निर्मित होती है। एक केस में तो बोरोवर और बैंक दोनों सफ़र करते हैं कि यदि उन्होंने कोई ऐसी प्रॉपर्टी कैसे बिल्डर से ली या कॉलोनाइजर से ली जो प्रोजेक्ट नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं या डेलिबरेटली वो लोग ऐसा कर रहे हैं, उस स्थिति में वो EMI भी देता है कस्टमर और उसको पोजीशन भी नहीं मिलता है, तो वो कस्टमर को कैसे ओवरकम हो सकता है? आजकल आप देखोगे तो रेरा आने से ये ऐसे केसेस फिर भी कंपैरेटिवली कम हुए, क्योंकि अब रेरा भी बिल्डर के ऊपर वैसे रिस्ट्रिक्शन रखता है कि वो फंड जो रिकवर कर रहे कस्टमर से वो उस प्रोजेक्ट में ही लगे जी। तो पहले ज़माने में ऐसे हुआ था, पहले कुछ सालों पहले, कि जहाँ प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाया फिर किसी दूसरे बिल्डर ने या गवर्नमेंट ने किसी और बिल्डर को कंप्लीशन के लिए इन्वॉल्व करना पड़ा उसको, तो उसमें डिले ज़रूर हो जाता है। तो फिर आपको उस इंस्टीट्यूशन के साथ जाके ही उनसे निगोशिएट करना पड़ेगा कि ये समस्या है, तो इस समस्या से बाहर कैसे आए। कई बार दिल्ली वगैरह में प्रॉब्लम्स काफ़ी हुई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में, और कस्टमर ने EMI भी भरी और काफ़ी समय तक भरते रहे, तो कुछ कंपनसेशन का ऐसा कोई भी क्लॉज भी बनाए कि या तो बिल्डर की तरफ से इतना डिले हुआ या कि वो एक तरीके से लॉस हो जाता है? क्योंकि लोन देते वक्त तो कोई भी इंस्टीट्यूशन उस एग्रीमेंट में नहीं लिखेगी, क्योंकि ये तो फ्यूचर में क्या होने वाला है उन्हें भी नहीं पता रहता कौन से प्रोजेक्ट में क्या दिक्कत आएगी। तो ऐसा क्लॉज ऐसा कोई रहता नहीं है। तो इसलिए केस ऑन केस बेसिस पे आपको जाके आपके इंस्टीट्यूशन के साथ ये समस्या डिस्कस करके रिजोल्यूशन निकालना पड़ेगा। एक सवाल और था सर कि एक टर्म और आता है बैलेंस ट्रांसफ़र,
इंस्टीट्यूशंस के या तो बीच में कई बार या तो कस्टमर इंस्टीट्यूशन चेंज करना चाहता है, मतलब जिस बैंक से या जिस उसने NBFC से उसने ले रखा है, तो ये बैलेंस ट्रांसफ़र क्या टर्मोलॉजी है, इसके क्या मायने हैं और क्या इसमें कुछ कस्टमर को ध्यान रखना चाहिए? बैलेंस ट्रांसफ़र मतलब इन शॉर्ट आपकी जो इंस्टीट्यूशन है जिसने आपको लोन दिया है वहाँ से आप किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन में शिफ्ट हो रहे हैं जी। तो ये बेनिफिशियल तब होगा, सपोज आपने जब लोन लिया तब आपका सिबिल स्कोर कम था इसलिए उन्होंने ज़्यादा रेट में लोन दिया था, अब आपका सिबिल स्कोर अच्छा हो गया है तो आप नेचुरली कम रेट में वो शिफ्ट करा सकते हो। तो उसमें दो ऑप्शन रहते हैं आपके पास, या तो आप कोई नई इंस्टीट्यूशन से लोन लो और वो पुराना लोन रिपे कर दो, नहीं तो उसी इंस्टीट्यूशन के पास आप जाके बोल सकते हो कि आप मेरा सिबिल स्कोर जैसे बढ़ गया है तो फिर मेरा रेट जो ऑलरेडी लोन चल रहा है उसका ही रेट आप रिड्यूस कर दीजिए, जितना मेरे को नया कोई दूसरी भी इंस्टीट्यूशन उस रेट में लोन देगी। तो यदि सेम इंस्टीट्यूशन जो है वो यदि आपका इंटरेस्ट रेट को रिवाइज करती है, कम करती है, या हम किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन में जाते हैं तो दोनों में फीस लगेगी कुछ? नई इंस्टीट्यूशन में जाओगे तो आपको हो सकता है ज़्यादा टाइम लगेगा, कुछ फीस लगेगी, ट्रांसफ़र फीस जी। अगर सपोज पुरानी इंस्टीट्यूशन में आपको देखना पड़ेगा कि प्रीपेमेंट चार्ज वैसे तो नहीं होते लेकिन उसमें कुछ इक्विटी लोन होगा उसके ऊपर प्रीपेमेंट चार्ज होगा अगर जी आपका, तो वो फिर वो चार्जेस एक्स्ट्रा लगते हैं। इसलिए बेटर ये रहता है कि आप आपके पुराने इंस्टीट्यूशन के पास जाइए और उनको बोलिए कि मेरा रेट कम कर दीजिए। यदि आपका सिबिल अच्छा है तो आप आपकी बैंक से, आपके इंस्टीट्यूशन से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि यदि उन्होंने आपको आपके कम सिबिल स्कोर के कारण ज़्यादा इंटरेस्ट पे लोन दे रखा था तो वो आपका सिबिल स्कोर अच्छा हुआ है या आपकी सैलरी स्ट्रक्चर अच्छा हुआ है तो वो आपके पेपर को देखते हुए, आपके सिबिल स्ट्रक्चर को देखते हुए वे आपका इंटरेस्ट खुद कम कर सकते हैं। उस स्थिति में हो सकता है या तो आपको कोई चार्ज नहीं लगे या बैंक आपसे कुछ मिनिमम चार्ज ले, लेकिन ये आप इंस्टीट्यूशन यदि चेंज करते हैं तो आपको कुछ प्री पेमेंट चार्जेस के साथ में नई बैंक में जाके जो वहाँ की प्रोसेस है तो एक एक्स्ट्रा आपको जो है उसमें पेमेंट जो है वो आपको लग जाएगा। एक सवाल और था सर कि कई बार इंटरेस्ट रेट जब कम होते हैं जब तो समस्या नहीं होती है, बीच में कुछ एक ऐसा समय भी आया था बैंक्स और इंस्टीट्यूशन के साथ में कि जब लगातार जो है इंटरेस्ट रेट बढ़े थे, तब कैलकुलेटिवली आदमी का यदि उसने मान लीजिए उसने 10 साल की EMI 20 साल में भर दी है तो एकदम ही पता चला कि उसका वो टेन्योर जो है वो बढ़ गया या उसकी EMI बढ़ गई, तो इन सब चीज़ों में कस्टमर को क्या ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एकदम ये उसके लिए तो एक सेटबैक होता है। जैसे कि आपने बहुत अच्छा ये क्वेश्चन किया, अभी जैसे रिजर्व बैंक रेट जनरली कम करती है तो रेट कम करती है तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपके लोन का रेट कम हो जाएगा। लेकिन इन केस की अगर सपोज रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाते हैं तो आपको अवेयर होकर आपके इंस्टीट्यूशन के पास जाके उसका आपके लोन के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो रहा है कि मेरी टर्म पहले सपोज 15 साल की थी तो 15 साल के बजाय 16 साल की हो जाएगी, या अगर सपोज मेरी कुछ EMI बढ़ा के अगर 15 साल की टर्म वो रख सकते हैं तो उसके लिए आपको प्रयत्न करनी चाहिए। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है, सर ने कहा है आपको इस बारे में बिल्कुल सजग रहना है, बिल्कुल आपको इसमें ध्यान रखना है कि यदि इंस्टीट्यूशन आपके जो यदि बैंक है या कोई भी NBFC है, यदि उनके इंटरेस्ट रेट रिवाइज होते हैं और स्पेशली बढ़ते हैं तो उस केस में हो सकता है कि बैंक आपका टेन्योर बढ़ा दे यदि आपने बैंक से संपर्क नहीं करा, या हो सकता है कि बैंक आपकी EMI बढ़ा दे। आपके लिए बेनिफिट यह है कि यदि आप कैपेबल हैं तो आप टेन्योर वही रखिए और EMI बढ़ाइए, ताकि हो सकता है कि आपको कुछ EMI बढ़ने से आपका प्रिंसिपल ज़्यादा जाएगा तो आपको इंटरेस्ट जो है कम होगा। अन्यथा क्या होगा कि यदि आपका टेन्योर बढ़ रहा है और EMI उतनी है तो आपको इंटरेस्ट जो और लग रहा है उसमें और ज़्यादा जो है वो कंपाउंडिंग जो है उसकी वो बढ़ सकती है। तो आप इस बारे में बिल्कुल ध्यान रखिए। इसमें मैं समझता हूँ सर का कुल मिला के ये कहना है कि आप कोशिश करिए कि कंप्लीट जो प्रोजेक्ट्स वाले प्रॉपर्टी हैं सबसे पहले हमें उन पे फोकस करना चाहिए, या हम उन प्रॉपर्टीज़ को भी फोकस कर सकते हैं जिसमें बिल्डर ने या कॉलोनाइज़र ने एक आपको ऑफ़र दिया है कि भाई नो EMI टिल पोजेशन, या इंटरेस्ट पीरियड कंप्लीशन पीरियड तक का इंटरेस्ट जो है वो बिल्डर भरेगा। तो आप जब भी प्रॉपर्टी लें, यदि ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है
तो आप बिल्डर से बार्गेन कर सकते हैं, कॉलोनाइजर से बार्गेन कर सकते हैं, और उस स्थिति में या तो आप उनसे जो फेवर हो सके ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स में वो लें, अथवा आप कंप्लीट प्रोजेक्ट्स में यदि टारगेट करते हैं तो काफ़ी संभावना है कि इस तरीके के स्कीम से आप बचें। हालांकि सर का कहना है कि अब रेरा जैसी जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एक तरीके से एज ए कंज्यूमर फोरम एक ब्रिज का काम कर रहे हैं कस्टमर और डेवलपर के बीच में। हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत एक कड़वी जो है रेरा पे टिप्पणी की थी कि रेरा जैसे इंस्टीट्यूशंस का औचित्य अभी कुछ सिद्ध नहीं हो पा रहा है, लेकिन रेरा अभी अपनी शैशवावस्था में 2017 से ही रेरा आया है, तो काफ़ी थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ऐसे इंस्टीट्यूशंस कहीं ना कहीं ये जो एक थोड़ा बहुत गैप कस्टमर और कॉलोनाइज़र के बीच है वो भी भविष्य में हमें लगता है कि पूरा होगा। साथ में विनायक पारखी जी थे, इंदौर में काफ़ी समय SDFC लिमिटेड के साथ में विनायक पारखी जी ने काम करा है, काफ़ी अच्छा उनका कनेक्शन रहा है सभी कस्टमर्स के साथ में, चाहे वो इंडिविजुअल कस्टमर हो, चाहे वो कॉलोनाइज़र हो, चाहे वो बिल्डर हो। और आज सर के साथ बात करके हमने काफ़ी उपयोगी जानकारी ली है कि हाउसिंग लोन आखिर बहुत सारे मिथ उसमें रहते हैं, EMI को लेके, इंटरेस्ट को लेके, हमें जल्दी भरना चाहिए, हमें टेन्योर को कैसे यूज़ करना चाहिए, और सबसे बड़ी बात है किस ढंग से हम असेट फॉर्म कर सकते हैं। तो आज सर के साथ में बहुत उपयोगी जानकारी हमें मिली है। और जैसा मैंने कहा है कि यदि आपका हाउसिंग फाइनेंस या कोई भी प्रॉपर्टी से संबंधित फाइनेंस के संबंध में आपकी कोई क्वेरी हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम सर के माध्यम से, विनायक पारखी जी के माध्यम से आपकी इन क्वेरी को फुलफ़िल करने की पूरी कोशिश करेंगे। नमस्कार।